आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। Just a second. ठीक है, स्टार्ट करें। जा रही है क्लास में? बाकी का कुछ पता आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? चलिए छोड़ देते हैं उनको और स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने यहाँ छोड़ा था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर, की उसको जो है बायर के अगेंस्ट में मिलते हैं। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स की जो है दो राइट्स होते हैं। राइट दैट फर्स्ट इज अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो अगर आप यहाँ देखोगे, an unpaid seller can enforce certain rights against the goods as well as against the buyer personally. Rights of unpaid seller against the buyer are otherwise known as seller's remedies. अगर वो against the buyer लेता है वो for breach of contract of sale, तो वो मिलते हैं, उसको बोला जाता है seller's remedies. And अगर वो personally लेता है उसको बोला जाता है rights in personam. And वो आपके जो है in addition होते हैं to his rights against the goods. Rights against the buyer are as follows. Suit for the price, basically कि जितने कभी वो गुड्स होंगे वो उनके लिए वो आपका जो है वो सूट फाइल कर सकता है। सूट एज इन केस फाइल कर सकता है। Where under a contract of sale, the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods. ठीक है, जो जितने के भी गुड्स के प्राइस थे वो सारा का सारा रिकवर करने के लिए वो उसको सू कर सकता है। Second point is, where under a contract of sale, the price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract. Basically ऊपर वाले पॉइंट के अंदर है कि अगर गुड्स उसके ट्रांसफर हो जाते हैं वो तब भी सू कर सकता है, ठीक है, फॉर द प्राइस। एंड इफ इन केस अगर गुड्स उसके ट्रांसफर नहीं होते, गुड्स आपके जो है एक सर्टेन टाइम पे ट्रांसफर होते थे और वो नहीं होते और तब भी वो उसको सू कर सकता है, ऑल्दो चाहे प्रॉपर्टी पास नहीं हुई थी। नेक्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर बायर आपका जो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या पॉइंट होंगे? The buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for non-acceptance. ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए उसके जो भी डैमेजेस होंगे वो सेलर उसको सू कर सकता है। एज रिगार्ड्स मेजर ऑफ डैमेजेस, सेक्शन 73 आपका इसके अंदर अप्लाई हो जाता है कि जितने का उसके लॉस होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसको जो लॉस होगा, चाहे वो उसने डिलीवरी में उसका लॉस हुआ हो या पैसे बनाने में जो उसका लॉस हुआ हो, तो वो सारे लॉसेज यहाँ से वो रिकवर कर सकता है। किसी को कोई भी डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेपुडिएशन का मतलब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। When the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as rescinded and sue damages for the breach. ठीक है, दिस इज नोन एज द रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको पहले से उसने जो है उसको ब्रीच कर दिया, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट अ सेकंड। अगला पॉइंट है सूट फॉर इंटरेस्ट, where there is specific agreement between the seller and the buyer to interest on the price of the goods from the date on which payment becomes due.
ठीक है, जिस दिन आपकी पेमेंट जो है ड्यू हो जाती थी और आपका जो बायर है सेलर को पैसे नहीं देता है, तो इस पॉइंट के अंदर ये है कि जो भी उसके उस प्राइस के ऊपर जो भी आपके इंटरेस्ट बनेगा, सेलर कैन सू द बायर फॉर दोज डैमेजेस एज वेल। ठीक है, if however there is no specific agreement to this effect, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as he may notify to the buyer। तो जब वो नोटिफाई करेगा, अगर दिन सिलेक्टेड नहीं है तो उस दिन तक, अगर दिन सिलेक्टेड है तो उस दिन से। एनी डाउट एनीवन? अगला पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है ऐसा कुछ, तो कोर्ट आपका जो है सुओ मोटो, इसका कंक्लूजन चाहे तो सुओ मोटो लेके उस केसेस में, या फिर अगर सेलर कोर्ट के अंदर जाता है तो उस केसेस में जाके कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना देना चाहिए और आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है इस चीज में। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। क्योंकि अगर सेलर को कुछ रेमेडीज हैं तो बायर को भी कुछ ना कुछ रेमेडीज होनी चाहिए, एल्स दिस विल बी a bad on his part। Breach of contract by seller where he fails to deliver the goods at the time or in the manner prescribed, कि जिस मैनर में बोला गया था, जिस टाइम पे बोला गया था, seller goods deliver नहीं कर पाया। This is your first breach। Breach of contract by seller where he repudiates the contract। Repudiates means rescinded। Third, breach of contract of by seller where he deliver non-conforming goods and buyer rejects and revokes acceptance। मतलब जो गुड्स उसको भेजने चाहिए थे वो वाले गुड्स उसने नहीं भेजे और इसके अलावा कोई और उसने गुड्स भेज दिए, तो इस केस के अंदर ब्रीच आपका हो जाएगा। तो बायर के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर उसने डैमेज क्लेम कर सकता है अगर उसने डिलीवरी नहीं की है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, एंटिसिपेटरी ब्रीच, और जो ऊपर पड़ा था सूट फॉर इंटरेस्ट। ये 5 जो है बायर के पास भी रेमेडीज हैं जो कि वो क्लेम कर सकता है। फर्स्ट वन इज योर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damage for non delivery। सेम, आप इसको काउंटर कर दो, जो डैमेजेस आपके सेलर के केसेस में आपको दिए गए आप इसको ऐसे उल्टा काउंटर कर दो तो वही सारे डैमेजेस आपको बायर के केस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। सेलर ने कमिट्स अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ये वाली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो। कोर्ट को जाके बोल सकता है कि बेशक पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मत करवाओ बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो, सो दैट उसका बायर का भी काम चल जाए, सेलर का भी काम चल जाए। The court can order for specific performance only when the goods are ascertained or specific। जनरल केसेस गुड्स के अंदर ये नहीं हो सकता और आइडेंटिफाइबल गुड्स के अंदर ही होगा, जनरल गुड्स के अंदर ये नहीं होगा आपका कभी भी। ठीक है, this remedy is allowed by court subject to these conditions। the contract must be for the sale of specific goods, specific and ascertained goods के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। the power of court to the order specific performance subject to the provisions of specific relief act। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इग्नोर कर दो, बस ये ध्यान रखना कि आपकी जो कोर्ट करेगा, कोर्ट के पास पावर जो होगी वो प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सुपरसीड नहीं करेगी इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस एक्ट की पावर। इट empowers the court to order specific performance where damages would not be an adequate remedy। कि डैमेज अगर हम देते भी तो वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती, इसीलिए आप परफॉर्मेंस करवा दो तो वो आपकी एडिक्वेट रेमेडी बन जाएगी। Next one is it will be granted as remedy if goods are of special nature or are unique। ठीक है, अगर वो स्पेशल नेचर के हैं और वो यूनिक है तो उसको आप रेमेडी ही मान लोगे, और वो यूनिक नेचर के मान लोगे आप तो उसको आप फिर डैमेज देने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट वन इज योर सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर वो वारंटी ब्रीच करता है तो भी बायर के पास आपका एक राइट होता है कि ही कैन file a case in the court of law for recovering that breach of warranty। Repudiation of contract before the due date, अगर seller आपका contract पहले ही खत्म कर देता है before the due date, then आपकी he can go into the court of law and can claim his damages। Suit for interest, nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in case whereby law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed। मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि मान लो बायर ने अगर पैसे दे दिए हैं और सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है तो बायर कैन क्लेम द इंटरेस्ट ऑन हिज पेमेंट। सिमिलरली
अगर सेलर ने गुड्स दे दिए हैं और बायर अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो सेलर कैन क्लेम हिज डैमेजेस एंड इंटरेस्ट ऑन द पेमेंट, जो भी वो डेट बनती है। अगर डेट नहीं बनती है तो कोर्ट विल डिसाइड कि ये कब से आपको देना होगा। तो कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट एट सच रेट as it thinks fit on the amount of the price to the buyer in a suit by him for the refund of the price in a case of breach of contract on the part of the seller from the date on which the payment was made. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिसाइडेड है तो ओके बात है, डेट अगर डिसाइडेड है तो ओके है। अगर डेट भी डिसाइडेड नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, तो वो आपकी फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है आपके पास में और आपके पास डेट भी नहीं है, तो ये दोनों फिर उनके आपके अंदर कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना मिलना चाहिए और कब से मिलना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट? सर क्या क्या करवा दिया, एक्चुअली इंटरनेट इशू के कारण मेरा लेट ज्वाइन हुआ। सर कुछ नहीं करवाया अभी, मैंने सिर्फ दो चीजें पढ़ाई हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सेलर्स अगेंस्ट द बायर इफ इन केस बायर अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करता है, ठीक है, या फिर अगर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट अगर वो खत्म करता है, या फिर वो पेमेंट नहीं करता है टू द गुड्स, या फिर आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोलता है। तो उसमें मेनली एक चीज ये थी कि अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है तो उसके पास डैमेजेस होते हैं, सेलर के पास डैमेजेस है कि सेलर कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन क्लेम फॉर हिज डैमेजेस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, पहला वो है सूट फॉर प्राइस, कि अगर वो प्राइस पे नहीं करता है सेलर, सॉरी बायर अगर सेलर को प्राइस पे नहीं करता है देन सेलर कैन क्लेम ए सूट फॉर द प्राइस, पैसे लेने के लिए कर सकता है। अगर उसको कोई डैमेजेस होते हैं नॉन एक्सेप्टेंस के लिए, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, तो सेलर वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है बाय गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट, देन आल्सो सेलर कैन गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन वहां से भी वापस डैमेज क्लेम कर सकता है। इंटरेस्ट की बात आती है कि अगर मान लो बायर को पेमेंट करनी थी बट बायर पेमेंट कर नहीं रहा, ठीक है, तो सेलर कैन गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन क्लेम डैमेज फॉर इंटरेस्ट टू फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके अंदर फिर केसेस ये है कि अगर आपका आरओआई डिसाइडेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका डिसाइडेड है जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, ठीक है, और आपका टाइम भी डिसाइडेड है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कब से मिलेगा, तो अगर ये आपका डिसाइडेड है तो तब से आपका एप्लीकेबल, अगर ये नहीं है इन दैट केस कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। एंड सेम जो रेमेडीज है वो बायर के पास है अगेंस्ट द सेलर कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी, सूट कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे कि वो ये कहेगा कि मेरे को बेशक आप डैमेजेस क्लेम मत करवाओ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मत करवाओ, बट आप ये वाले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो। और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ आपकी स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स के केसेस में ही हो सकती है। यहाँ पे आपके गुड्स जनरल नेचर के हैं, आइडेंटिफाइबल नहीं है, अलग अलग नहीं कर सकते, उस केसेस के अंदर आपकी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर सेलर वारंटी ब्रीच करता है तब भी वो केस कर सकता है। सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, अगर जैसे मान लो कोई ऐसे गुड्स थे जो कि फ्यूचर में दिए जाने थे, ठीक है, और वो अभी नहीं थे और सेलर उसको मना करता है कि दैट आई विल नॉट पे यू दीज गुड्स और लाइक आई विल नॉट डिलीवर यू दीज गुड्स, दैट इज कॉल्ड एन एंटीसिपेटरी ब्रीच। उस केसेस में भी वो जाके आपका केस कर सकता है। एंड देन इज योर सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के केस में सेम जो सेलर के केस में है वही बायर के केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट अगर आपकी डिसाइडेड है तब से करेगा, अगर नहीं है देन कोर्ट विल डिसाइड कि ये डेट कब से होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था, कोई डाउट इसके अंदर? उल्टी नहीं सर, ओके। only the agent of the seller. He may, however, sell his own property as a principal and need not to disclose the fact that he is selling. तो जब बेसिकली क्या है कि जो आपका जो ऑक्शनर होता है वो आपका सिर्फ एजेंट का सेलर माना जाता है उस केस में, ठीक है, और जरूरी नहीं है, और वो सिर्फ सेलर की ही प्रॉपर्टी बेचेगा, ठीक है, और जब वो सेलर की प्रॉपर्टी बेचेगा तो उनको डिस्क्लोज करेगा। बट अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे आता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है और उसको इस फैक्ट को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। फर्जी चीजें छोड़ दो। Legal rules of auction of sale, where goods are sold in lots. पहला पॉइंटर है सर आपका, जहां पे गुड्स आप लॉट्स में बेचते हो, ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। मान लो आपने 10 गुड्स का एक लॉट बनाया हुआ है, फिर 10 का एक लॉट बनाया हुआ है, फिर 10 का एक लॉट बनाया हुआ है, उसके बाद 20 का एक लॉट बनाया हुआ है। हर किसी के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा, एक नहीं माना जाएगा। मान लो क्योंकि 10 किसी ने खरीदे, 10 किसी ने खरीदे, 10 किसी ने खरीदे या 20 किसी ने खरीदे, या फिर अगर सारे ही एक ही बंदा खरीद लेता है तब भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेंगे। बेसिकली 4 आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेंगे, एग्रीमेंट्स। Completion of contract of sale, the sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer or is in the customary manner, and until such announcement is made,
एनी बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, जब तक वो फाइनल नहीं करता कि ये बिक गया तब तक वो आपकी कंप्लीशन नहीं मानी जाएगी, एंड तब तक आपका कोई भी बिडर जो है पैसे अपनी बिड वापस ले सकता है। Right to bid may be reserved. Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such a right is expressly reserved. मतलब वो आपका right to bid जो है seller आपका reserve कर सकता है, but not otherwise the seller or any one person on his behalf may bid at the auction. मतलब seller चाहे तो वो खुद भी उनको खुद भी या अपने किसी एजेंट को बोल के उसको बिड में हिस्सा ले सकता है वो, और अपना राइट भी रिजर्व कर सकता है। There the sale is not notified by the seller, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person. बेसिकली क्या है कि where the sale is not notified by the seller, जैसे कि मान लो आप जबरदस्ती कुड़की करते हो किसी की, अगर मान लो कोई आपको पैसे नहीं देता, जैसे विजय माल्या का केस था, तो विजय माल्या ने पैसे नहीं दिए तो विजय माल्या की प्रॉपर्टी जब आपके ऑक्शन में जा रही है, इस केसेस के अंदर विजय माल्या नोटिफाई तो नहीं करेगा कि ठीक है दैट आई एम फाइन कि आप मेरी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में बेच दो। इन दीज सिनेरियोज सेलर या सेलर का कोई भी एजेंट या सेलर का कोई भी बंदा बिड में आपके ऑक्शन में आके बिड नहीं कर सकता अगर वो नोटिफाई नहीं कर रहा है। तो इस चीज का सीधा सीधा मतलब ये रिजर्व्ड प्राइस, द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और द अपसेट प्राइस, कि मतलब मिनिमम इतने का ही जाएगा, इससे नीचे का नहीं जाएगा। कि मान लीजिए पहली बिड लगी है आपकी 1 लाख की, अब जो भी आगे बिड होंगी वो 1 लाख से ऊपर होंगी, 1 लाख से नीचे नहीं हो सकती। प्रिटेंडेड बिडिंग, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. मतलब अगर उसने सिर्फ बोला 1 लाख के ऊपर उसने 1.5 लाख बोल दिया just to raise the price, तो ये और बायर को पता लग जाता है, then the contract is voidable at the option of the buyer. किसी को कोई भी डाउट? आगे बढ़े। Inclusion of increased or decreased taxes in contract of sale, where a contract has been made but before it has been performed, tax revision takes place. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पहले एक केसेस में आपका सर्विस टैक्स हुआ करता था, उसके बाद में जीएसटी आ गया, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म होना है, जब कॉन्ट्रैक्ट जब आपने एंटर किया उस टाइम पे जीएसटी का जो रेट था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हाइपोथेटिकल स्पीकिंग 10% था, बट जब तक आप उसको पूरा करके निकलते तो उसके ऊपर रेट जो है 18% हो गया। Taxes being imposed, increased or decreased or remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of the tax, the parties would become entitled to read just the price of the goods accordingly. Following taxes are applied on sale or purchase of the goods: duty of custom or excise, or a tax on the sale or purchase of goods. The buyer would have to pay the increased price, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो टैक्सेस बढ़ाए हुए, टैक्स इंक्रीज and may derive the benefit of reduction if the taxes are curtailed. मतलब अगर बढ़ जाएंगे तो पैसे बढ़े हुए पे देने पड़ेंगे, अगर कम हो जाएंगे तो पैसे कम पे देने पड़ेंगे। ठीक है, the seller may add the increased taxes in the price. Any doubt? Anyone? Unpaid seller के केसेस में नहीं है। अनपेड क्या बताया आपने? अनपेड सेलर सर, अनपेड सेलर जब सेलर को पैसे नहीं मिलते हैं बाहर की तरफ से, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया ना टॉपिक। इसमें क्या आया इस चैप्टर में सर उसका, मतलब अभी अभी जो इस क्लास में? सर पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर है, अनपेड सेलर। नहीं नहीं सर, इसी क्लास में आपने जो अभी बताया ना कि इस चीज में डाउट हो। देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब जीएसटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, बजट अनाउंस होता है फेब में, सबको पता है आप लोगों को बजट अनाउंस होता है फेब में। तो फॉर एग्जांपल बजट के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, तो आपने मान लो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था दिसंबर 2020 में, दिसंबर में आपने एंटर किया था, जब एक गुड्स के ऊपर आपका जो जीएसटी रेट था फॉर एग्जाम्पल 10% था, ठीक है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और बजट आ गया फेब में, और मान लो कॉन्ट्रैक्ट आपको डिलीवर हो रहा है मई 21 में, उस टाइम पे जीएसटी के जो रेट है वो 18% हो गए। तो यहाँ पे ये लॉ ये कह रहा है कि अगर रेट यहां से बढ़ के अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो जो बायर है ना वो इंक्रीज प्राइस देगा, बायर विल पे इंक्रीज प्राइस टू सेलर।
ठीक है, और अगर यही केस आपका डिफरेंट होता है, यहां से अगर ये यहां आ जाते हैं, देन बायर विल पे डिक्रीज प्राइस टू सेलर। ये केसेस है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका हुआ भी यहाँ पे खत्म। अब हम लेके चलते हैं आपको पार्टनरशिप एक्ट पे। पार्टनरशिप थोड़ा थोड़ा आपको अपने जैसा लगेगा क्योंकि आप उसको पढ़ के आए हो। ये वाले दोनों चैप्टर्स तो आपको भी थोड़े थोड़े अलग अलग से लग रहे होंगे कि क्या हुआ है इसके अंदर। अच्छा, आप लोगों की ना टेस्ट की कॉपी से भी चेक नहीं हुई है, मैं चेक करके पॉसिबली बाय नेक्स्ट सैटरडे या संडे आप लोगों को दे दूंगा। टेस्ट कैसा लगा था, क्वेश्चंस कैसे लगे थे? क्वेश्चंस में कोई दिक्कत, लिखने में समझ में ना आ रहा हो, या ये समझ में ना आ रहा हो कि उसको किस तरीके से करना था, किस तरीके से नहीं करना था? सर मुझे नहीं आया सर, इसीलिए मेरा टेस्ट ठीक ही गया। क्या समझ में नहीं आया? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, कम कम आ रही है, बिल्कुल लो लो। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया था? बस सर पता ही नहीं चला, एक तो लैंग्वेज थोड़ी अलग थी ना, इसीलिए हो गया। लैंग्वेज अलग ऐसे? मतलब ये बढ़िया किया था प्रिपेयर तो, बट थोड़ा तब में दिमाग से स्लिप होता गया जब टेस्ट करे थे। एक मुझे लिखना नहीं आया कि किस तरह से डील करना था। अच्छा, मैंने सर आप प्रेजेंट। मार्क्स कब तक बताओगे? सॉरी, आप मार्क्स कब तक बताओगे? कमिंग सैटरडे और संडे। ओके। I'm again sharing my screen with you guys. Let me know. सिस्टम थोड़ा स्लो है आजकल।
ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है? General nature of partnership. What is partnership? Distinction with other forms of organization and types of partners. Essential elements, true test of partnership, distinction versus joint stock company, club के against में, Hindu undivided family, co-ownership or versus association of persons. तो अभी start करें. What is definition of partnership? Partner, firm, and firm name. Partnership is a relation between partners who have agreed to share the profits of business carried on all by all or any of them acting for all. तो ये आपने पढ़ा ही है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आ जाते हैं किसी भी एक चीज को करने के लिए, ठीक है, without going into the company firm or the LLP firm or any other firm, इसमें कि या तो सब एक दूसरे के लिए काम करें या फिर एक दूसरों के लिए काम करें या दो दूसरों के लिए काम करें, उसको आप पार्टनरशिप कहते हो. Persons who have entered into the partnership and another are called partners and collectively a firm, and the name under which their businesses are carried on is called the firm name. Elements of partnership is partnership is an association of two or more persons, must be result of an agreement entered into by all the persons concerned, is organized to carry on some business. फर्जी वाला आप करोगे तो नहीं पार्टनरशिप मानी जाएगी कि सिर्फ आपने करके छोड़ दिया. Agreement must be to share the profits of the business, and the business must be carried on by all or any of them acting for all. This is your first point. This is your second requirement. This is your third requirement. This is your fourth, and this is your fifth requirement. We shall now discuss the aforestated elements one by one. Association of two or more persons. जैसे मैंने बताया, partnership आपकी association है of two or more persons. Again, only persons recognized by law can enter into a partnership and agreement of partnership. Therefore, a firm, since is not as a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. ठीक है, तो ये भी वाला याद रखना. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. Again, a minor cannot be a partner in a firm, but with the consent of all the partners, may be admitted to the benefits of the partnership. Minor को आप अपनी benefits के लिए add कर सकते हो. Partnership Act is silent about the maximum number of partners, but Section 464 of Companies Act आपका बोलता है कि आपको सिर्फ maximum 50 partners आप रख सकते हो in AOP और partnership firm के अंदर. ठीक है, maximum limit आपकी partnership में नहीं है, act के अंदर नहीं है, but Companies Act बोलता है कि maximum 50 partners, उससे ऊपर नहीं. अगला पॉइंट है आपका एग्रीमेंट. इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस. जैसा कि मैं पहले ही बताया कि एग्रीमेंट अगर होगा तभी आपकी पार्टनरशिप आएगी. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी. It must be entered into by all the persons concerned. ठीक है, और सारे के सारे उसके अंदर होने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप का प्रॉपर एग्रीमेंट माना जाएगा. अगर वो नहीं है तो फिर वो प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा. एन एग्रीमेंट व्हिच फ्रॉम इट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस may be expressed. It may also be implied from the act done by the partners and from a consistent course of conduct being followed. मतलब उस एक्ट के अंदर सारी चीजें या तो ऑलरेडी लिखी होनी चाहिए, बट अगर लिखी नहीं है तो फिर वो आप इम्प्लाइड मान सकते हो कि जैसे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो इम्प्लाई आपने जो उनकी कंडक्ट से आपको जो सामने समझ में आता है. बिजनेस सर अगर नहीं लिखी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं लेते, फिर वो इम्प्लाइड मानी जाएंगी ना. तो फिर वो देखा जाएगा कि फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि आपका जो आप डे टू डे में कर रहे हो उससे क्या रिलेशंस हैं उसके. क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना, आप ये बोलते हो कि आपने रन रेट ले लिया या फिर आपने जनरल जो चल रही है चीजें वो आपने ले लिया, तो अगर लिखी नहीं है तो वो फैक्ट ऑफ द मैटर हो जाएगा कि उस केस में और उस टाइम पे वो फैक्ट क्या था. तो तब आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा फैक्ट ये वाला था तो इस केस में हम लोग मान लेंगे, अगर फैक्ट ये वाला था तो उस केस के अंदर हम लोग नहीं मानेंगे. ठीक है, वो फैक्ट ऑफ द केस पे मैटर करेगा. पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम ही सेपरेट है. थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके पार्टनरशिप में, बट सारी चीजें नहीं आएंगी. अगला पॉइंट सर आपका यही है कि अगर वो पार्टनरशिप में आएंगे तो आपका कोई ना कोई आपका बिजनेस कंडक्ट करेंगे. ठीक है, अगर बिजनेस कंडक्ट नहीं करे तो फिर पार्टनरशिप करने का कोई फायदा नहीं है. अगला पॉइंट है आपका एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स.
क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के केसेस के अंदर आपका जो पहले से डिसाइड वो लोग कर लेंगे कि व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट दैट टू बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, दैट कुड बी इक्वल और दैट कैन बी नॉट इक्वल, दैट कुड बी लाइक 10% to one, 90% to other, 50-50, 60-40, 70-30, that is the fact of the case and as the agreement has been decided. But an agreement to share losses is not an essential element. It is open to one or more partners to agree to share all the losses. ठीक है, एक या एक से ज्यादा पार्टनर भी आपके सारे लॉसेस शेयर कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा जरूरी चीजें नहीं होती है। और इन द इवेंट ऑफ लॉसेस unless agreed otherwise there must be borne into the profit sharing ratio. अगर वो आपने एग्री कर रखा है तब आप लॉसेस कोई भी एक पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर्स उसको करेंगे, बट अगर वो अग्रीड नहीं है तो जिस रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में आप लॉस भी शेयर करोगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, इसके अंदर ये है कि अगर आप कोई भी अगर बिजनेस आप कैरी ऑन करते हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर आप एंटर करके, देन दैट बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, या फिर एक या एक से ज्यादा बंदा जो कि सबके लिए एक्ट कर रहा है। उस केसेस के अंदर आता है कि कुछ आपके साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, कुछ आपके स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, कुछ आपके नाम के लिए पार्टनर्स होते हैं जो कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में तो आ जाते हैं बट दे आर नॉट एक्टिंग एज अ पार्टनर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही लोग वो वाला काम करें, उनकी जगह मतलब एक या दो से ज्यादा भी पूरे के भी आप पे काम कर सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं। ये केस लॉ है आपका कमलनाथ एंड कंपनी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया विद इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 4। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बता दो। ये वाला पॉइंट याद रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हो। तो कंफ्यूज मत होना अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जगह पार्टनरशिप डीड आता है तो एग्जाम में। अगला पॉइंट है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि आपके पार्टनरशिप का सच्चा जो टेस्ट है वो कब होता है। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इन डिटरमाइनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्संस इज और इज नॉट ए फर्म or whether a person is no or not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. ये देखने के लिए कि ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, और इज नॉट अ फर्म, या तो फर्म है या फिर वो फर्म नहीं है, या फिर एक बंदा जो है पार्टनर है या पार्टनर नहीं है। इस चीज को देखने के लिए हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। There was an agreement between all the parties concerned, जो कि अपने ऊपर पड़ा। एग्रीमेंट था प्रॉफिट शेयर करने का, बिजनेस कैरी करने का। ठीक है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। आपका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। The relation of partnership arises from the contract and not from the status. Sorry. And in particular, the members of an Hindu undivided family carrying on a family business or as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business such are not partners in such a case. Simple हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले बंदे अगर आपका बिजनेस कैरी ऑन कर रहे होंगे या बुद्धिस्ट वाले पर्सन अगर आपका बिजनेस कैरी ऑन कर रहे होंगे तो उनको आप पार्टनर्स नहीं मानोगे अगर फैमिली बिजनेस कैरी ऑन कर रहे होते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। अगला पॉइंट है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्संस होल्डिंग ए जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्संस पार्टनर्स। मतलब जब तक बेसिकली क्या है यार कि आपका एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक आप पार्टनर नहीं बनोगे। यार बेसिक से आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर आपका जॉइंट इंटरेस्ट है, तब भी आप पार्टनर नहीं बनोगे। आपका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। The receipt by a person of a share the profits of a business or of a payment contingent upon the earning of profits or varying the profits earned by business does not of itself make him a partner with the persons carrying on business and in particular the receipt of such share or payment. आप प्रॉफिट ले रहे हो या फिर आप लॉसेस ले रहे हो या फिर आप पेमेंट कर रहे हो कंटिजेंट किसी भी चीज की, वो आपको पार्टनर नहीं बनाएगा until and unless कि आपका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, by lender of money to the persons engaged by a servant or agent as remuneration by a widow or child of a deceased partner as annuity by previous owner or part of owner of the business as consideration for the sale of the goodwill or
share thereof does not itself make the receiver a partner. मतलब अगर आप इन लोगों को पैसे भी दे रहे हो तो आपको पार्टनर वो नहीं माना जाएगा, आप सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए आपको इन्होंने एंटर करवा लिया है चीजों में, या फिर आपको रखा हुआ है सिर्फ बेनिफिट्स देने के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, as discussed earlier, sharing of profit is an essential element to constitute a partnership, but it is only a prima facie evidence and not conclusive evidence. In that regard, the sharing of profit or of gross returns accruing from property by persons holding joint common interest in the property would not by itself make such persons partner, जो कि आपने अपने ऊपर पढ़ा है। Although the right to participate in profits is strong test of partnership, there may be cases where then upon a simple participation in profit there is a partnership. सारी फर्जी चीजें सिंपल रीडिंग है, दे देना है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रॉब्लम जो आती है आपकी when there is no specific agreement or the agreement is such as does not specifically speak of partnership. In such a case, for testing the existence of otherwise a partnership relation, section 6 has to be referred. Section 6 क्या बोलता है आपका? Regard must be had to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts together. Similarly, यहाँ पे भी आपको relation देखना पड़ेगा और ये भी आपका fact of the cases के ऊपर depend करेगा. The rule is easily stated and is clear that, but its application is difficult. Cumulative effect of all relevant facts such as written or verbal agreement, real intention and conduct of the parties, other surrounding circumstances, etc. to be considered while deciding the partnership का relation. Basically, अगर आपका specific agreement नहीं है और आपका specific agreement अगर है तो वो partnership की बात अगर नहीं कहता है, in that case आप rule 6 लगाओगे और rule 6 आपका जो है वो subjective rule है जो कि आपका depend करेगा fact of the cases के ऊपर और matter of the case के ऊपर। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ specific case नहीं है, इसमें भी कोर्ट की जजमेंट आएगी mainly after collating all the facts and relations of the cases. किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई डाउट है इस पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। एजेंसी की अगर बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी की बात अगर करोगे तो दोनों सेम पेज पे होने चाहिए। ये लोग सीधे सीधी बातें ये कह रहे हैं, इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। अगर दोनों ही सेम पेज पे नहीं होंगे तो पार्टनरशिप आपकी कभी बन नहीं सकती। Each partner carrying on the business is the principal as well as an agent of the other partner. So act of one partner done on behalf of the firm वो आपका पूरी की पूरी फर्म के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। Points on the partners. If the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting a group formed with a view to earn profits by running a business, a partnership may be deemed to exist. Existence of mutual agency, cardinal same चीजें हैं, इन्होंने रिपीट कर दिया है, आप इसको इग्नोर कर देना। आप लोग ये नहीं पढ़ना, नॉट रीड। इन संतरी रंजन दास गुप्ता वर्सेस दस्यान मुरजमल, parties have he कह रहा है following factors weighed upon the Supreme Court to reach the conclusion that there is no partnership between the parties. Parties have not retained any record of the terms and conditions of the partnership. Basically कोई agreement नहीं था, कोई books of accounts maintain नहीं थे, पार्टनरशिप की बैंक अकाउंट कोई ओपन नहीं था जिससे ही पता लगे पार्टनरशिप है आपकी, और उसमें कोई रिटर्न इंटीमेशन नहीं थी। तो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। सिंपल केस लो, एक बार ये याद कर लेना, ये वाला केस लो। अगला पॉइंट है आपका पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप डिफरेंट होती है फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी। ए फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी
दैट इज उसका कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती फ्रॉम इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. Agency in a firm, every partner is an agent of the other partner as well as a firm. In a company, a member is not an agent of the other members of the company. His actions do not bind other. Distribution of profits, ये इसमें कुछ भी ना समझाने वाला नहीं है. तो ये वाली चीज आप एक बार खुद रीडिंग दे देना, आपको समझ में आ जाएगी. मैं भी यहाँ पे रीड ही करूंगा आपके सामने, तो आप एक बार सब खुद से रीडिंग कर लेना दोनों की, ये डिफरेंस की, और अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर मुझे बता देना. ये भी सेम ही है. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स कुछ होती हैं विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन एंड कुछ होते हैं विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस. रिगार्ड टू ड्यूरेशन में होती है पार्टनरशिप एट विल, जो खुद से बनाई होती है, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड. और विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस की पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कि बिजनेस वहां तक अगर पहुंच जाएगा तो वो तब तक करेंगे. और जनरल पार्टनरशिप आपकी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक करेंगे. Partnership at will, according to Section 7 of the Act, partnership at will is a partnership when no fixed period has been agreed upon for the duration of the partnership. कोई भी fixed period नहीं है आपका. There is no provision made as to determination of the partnership, कि आपको कोई भी provision नहीं बनाया उन्होंने. These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at will. But where there is an agreement between the partners, either for the duration of the partnership or the duration of determination of the partnership, the partnership आपकी फिर वो बिल वाली नहीं रहेगी, फिर वो आपकी फॉर ए फिक्स पीरियड बन जाएगी, कि आपकी वो फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप बन जाएगी. फिर आपकी कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी. अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप जो कि आपकी कंटिन्यू रहती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, इट शुड बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल. मुद्दे की बात करें, पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पीरियड डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे पीरियड डिसाइड होगा. ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए की जाएगी, ये फिर आपकी जनरल पार्टनरशिप रहेगी, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है. Partnership for a fixed period where a provision is made by a contract for the duration of the partnership. The partnership is called partnership for a fixed period. It is a partnership created for a particular period of time. Such partnership comes to an end once after the expiry of the period. Period खत्म, partnership खत्म. पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या कोई कंडक्ट करने के लिए आप जो करते हो, बिजनेस खत्म, वो पर्टिकुलर चीज खत्म, आपकी पार्टनरशिप खत्म. जनरल पार्टनरशिप, where a partnership is constituted with respect to the business in general, it is called a general partnership. डिफरेंट होती है फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में सिर्फ उसी काम को करने के लिए पार्टनरशिप में आप एंटर करते हो, जनरल में आप कुछ भी करने के लिए पार्टनरशिप में एंटर करते हो. इसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है आपका. ठीक है, जो भी एग्रीमेंट आपका बनता है वो एग्रीमेंट के रिजल्ट से आपकी पार्टनरशिप डीड बनती है. कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज नहीं होती है. ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर अगर आप करोगे तो पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज नहीं है. आपके रियलिटी अगर बताऊं लाइफ की, तो आपको किसी भी अगर पार्टनरशिप में एंटर करना है तो आपके पास पार्टनर्स होने चाहिए, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनकी फोटो लगती है. ठीक है, और आपका किस नाम से आप फॉर्म बनाने जा रहे हो, फॉर्म का नाम लगता है. आप जाओ उसको नोटरी से नोटिफाई कराओ, आपकी पार्टनरशिप एक्सिस्टेंस में आ गई. ये सारे पॉइंटर्स हैं जो कि कंटेन होते हैं आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर. सेल्फ रीड है, याद कर लेना. इसके बाद टाइप ऑफ पार्टनर्स. कितने तरीके के आपके पार्टनर्स होते हैं? एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, जो कि मतलब हर टाइम एक्टिव रहेंगे. नॉमिनल, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट. पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. मुझे कोई ये बताएगा पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली क्या होता है? कुलदीप.
सर जो कोई वर्क ना करते हो, ओनली प्रॉफिट में हिस्सा लेते हो, जैसे कुछ तो अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं ना, वो जस्ट ओनली पार्टनर ही हो। प्रॉफिट्स वाले लॉसेस लॉसेस में उनका हिस्सा आता है, दूसरे पार्टनर प्रॉफिट्स। क्या सर? लॉसेस में वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे जो सिर्फ आपके पार्टनर इन प्रॉफिट्स है। यस सर। सर तभी तो यहाँ पार्टनर प्रॉफिट्स लिखा हुआ, लॉसेस में वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर होता है सर आपके, इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम ए पार्टनर बाय एग्रीमेंट और हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। स्लीपिंग और डॉर्मेंट जो कि एग्रीमेंट से पार्टनर बना है बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सोता रहता है, ठीक है, ही इज स्लीपिंग, विल डू नथिंग। वो सिर्फ अब जब उसके आपके प्रॉफिट जब बांटोगे तो वो लेने आ जाएगा, काम वाम वो कुछ भी नहीं करेगा। Nominal partner who lends his name to the firm without having any real interest, it is called a nominal partner, मतलब सिर्फ नाम के लिए पार्टनर बन गया है वो आपका। Partner in profits only, entitled to share the profits only, not liable for the losses. अगर losses होंगे then that partner will not bear, अगर profits होंगे तो that partner will take his share and खत्म उसकी, ठीक है। एंड ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एप्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। अगर कुछ लॉसेज हो रहे हैं उसके तो वो लॉसेज के लिए आपका प्रॉफिट पार्टनर प्रॉफिट आपका लायबल नहीं होगा, सिर्फ आपके प्रॉफिट्स के लिए वो लायबल होगा। इनकमिंग पार्टनर जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश डीड के अंदर वो आप अगर आप उसको इनकम उसको अगर आप लेते हो अपनी पार्टनरशिप में तो वो इनकमिंग पार्टनर कहलाता है, जो कि आपको पता है। आउटगोइंग पार्टनर जो कि आपका जा रहा होता है उस पार्टनरशिप को छोड़ के, वो आपका रिटायरिंग आउटगोइंग पार्टनर होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, partnership by holding out is also known as partnership by estoppel, where a man holds himself out as a partner or allows others to do it. He is he is then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which creditors may presume to have acted. मतलब अगर उसके एक्ट ऐसे थे जिसकी वजह से वो पार्टनर समझा गया था तो वो फिर पार्टनर ही माना जाएगा उसको, फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। when a person represent himself knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो था या नहीं था, इज लायबल लाइक ए पार्टनर इन द फर्म, कि अगर दिखाओगे खुद को एज ए पार्टनर तो फिर माने भी जाओगे पार्टनर, बट अगर ऐसा कुछ नहीं भी करते हो तब भी माने जाओगे पार्टनर, क्योंकि तुम दिखा भी रहे थे, तुम्हें पता भी था कि तुम पार्टनर नहीं हो, तुम फिर भी दिखा रहे थे, तुम खुद को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, इन दैट केस आप पार्टनर माने ही जाओगे। इसके अंदर कोई भी डाउट किसी को? सिंपल है, सिर्फ एक रीडिंग देना, पढ़ के आए हो सारे चीज, सारे लोग इसको 12th में सिंपल सिंपल एक रीडिंग दो, आपका काम हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। क्या ध्यान ही नहीं दिया? अनक क्या सर? डाउट है कुछ? नहीं सर। ज्योति, कनिष्का, नो सर। हु इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? ध्यान नहीं दिया? सर जो अपने कंडक्ट से शो करता है कि वो पार्टनर है लेकिन वो पार्टनर नहीं होता। और फिर वो सारी चीजों के लिए लायबल होगा या नहीं? यस सर। लॉसेस के लिए लायबल कौन नहीं होता? पार्टनर फॉर ओनली जो पार्टनर प्रॉफिट में ही हो बस। ठीक है। इनकमिंग पार्टनर जो ऑलरेडी हो पार्टनरशिप में, एग्जिस्टिंग पार्टनर। नहीं सर, इनकमिंग पार्टनर जो पार्टनरशिप बनने के बाद एंटर करता है, और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पार्टनरशिप में से जा रहा होता है, जिसको कि आप रिटायरिंग पार्टनर भी कहते हैं। सर उसे आउटगोइंग नहीं कहते जो जा रहा होता है? वही तो बताया, आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर। इनकमिंग वाला जो आ रहा होता है, आउटगोइंग और रिटायरिंग वाला जो जा रहा होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इस पे भी ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल अपनी चीजें याद करो।
क्योंकि इसके अंदर समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो और आपको फिर ये समझाया जाए कि नहीं ये वाली लैंग्वेज को ऐसे नहीं है, इस तरीके से पढ़ोगे जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था या फिर आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर था। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। दिस इज यूनिट 2, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। रिलेशन आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हो सकती हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, उसमें क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर क्या होंगी, पार्टनर जब एडमिट करोगे तो क्या लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज कैसे कैसे डिसाइड होंगी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आप सारा कुछ आप रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर पढ़ेंगे। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती हैं आपकी, जस्ट अ सेकंड। तो सर जनरल ड्यूटीज आपकी होती हैं कि पार्टनर्स आपके बाउंड होंगे कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस, क्योंकि देखो उनका धंधा चलेगा तभी उनके घर चलेंगे, और वो एक दूसरे के साथ फेथफुल रहेंगे, ठीक है, और ट्रू अकाउंट सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, और आपका कि ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कि उस पार्टनरशिप को इफेक्ट करे, या फिर ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कि गवर्नमेंट जो कि आपकी एक्ट के अगेंस्ट में हो, या ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कि लीगली अगेंस्ट में हो। तो दिस इज जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अगला पॉइंट है आपका ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर कोई ऐसा, अगर एक पार्टनर कुछ ऐसी चीज कर देता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप को लॉस होता है या फिर बिजनेस को लॉस होता है, तो हर वो पार्टनर जो उस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व था, उस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व था, वो फर्म को उस लॉस के लिए पैसे देगा, ठीक है, इंडेमनीफाई करेगा। थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Subject to the provisions of Act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by the contract between the partners. ठीक है, किसकी क्या ड्यूटी है क्या नहीं है वो आप कॉन्ट्रैक्ट में आप डिसाइड कर सकते हो, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट आपके एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइज भी हो सकते हैं बाय कोर्स ऑफ द डीलिंग। वो वेरी भी कर सकते हैं फ्रॉम बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग सारे एक साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो हम में से कोई जीएसटी में अच्छा होगा, कोई इनकम टैक्स में अच्छा होगा, अकाउंट्स में अच्छा होगा, कोई ऑडिट में अच्छा होगा, कोई किसी लॉ में अच्छा होगा, ठीक है, जो कि कंपनीज लॉ के अंदर अच्छा है फॉर एग्जांपल। तो उसमें हम लोग म्यूचुअली पहले हम पार्टनरशिप में एंटर करेंगे, उसके बाद हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे जो जिसमें अच्छा है वो वाला एरिया कैरी ऑन करेगा, ठीक है। सो दिस इज बाय कि आप पहले उसमें भी प्राइमरी आप डिसाइड कर सकते हो, दूसरा प्राइमरी नहीं कर रहे हो तो म्यूचुअल कंसेंट से भी आप डिसाइड कर सकते हो, जो कि जिसमें जो भी अच्छा है। Agreements in restraint of trade, notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। मतलब आप यहाँ पे भी पार्टनर हो और आप किसी और जगह जाके भी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर लेते हो, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 इसके अंदर आपका लिया जाएगा कि आप उसके प्रोविजंस को ओवर रूल करके, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज आपके साथ पार्टनरशिप में आपके बगल वाली दुकान भी मैं खोल लेता हूँ जहाँ पे कि मैं खुद ही से सारी चीजें मैं खुद ही डील कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। एवरी पार्टनर के पास राइट है कि वो आपका बिजनेस कंडक्ट करे, ठीक है, मान लो स्लीपिंग है, वो सारी चीज अलग हो जाएंगी आपकी, दैट इज डिफरेंट थिंग। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, ड्यूटी सारी की सारी फुलफिल करेगा डिलीजेंटली। कोई अगर डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं इन द ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड टू द बिजनेस, वो आप मेजॉरिटी से डिसाइड कर लो या फिर आपके बीच में आप कैसे डिसाइड करना चाहते हो। हर किसी के पास राइट होगा कि वो अपना राइट एक्सप्रेस कर सकता है, वो ठीक है, अपना ओपिनियन दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड एनी कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म्स, मतलब फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द फर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारी की सारी चीजें हर पार्टनर देख पाएगा, उसके राइट्स होने चाहिए। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका लीगल हायर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसने बोला था उसके पास राइट होना चाहिए, और ड्यूटी भी है उसकी, मतलब उसके पास फुल राइट है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सारी की सारी वो इंस्पेक्ट कर सकता है। नोबडी कैन स्टॉप हिम, सीधी सीधी चीज है। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। यहाँ पे ऊपर आपने वहां पे ये लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है सिंपल लैंग्वेज में।
राइट टू बी कंसल्टेड इसका मतलब यही है कि अगर कोई डिफरेंस राइज होता है तो मेजोरिटी बैठ के सेटल कर लो, अगर शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी ऑफ देम, एंड हर पार्टनर के पास राइट होगा कि अपना एक्सप्रेस कर सकता है ओपिनियन। व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज? A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. ये वाली बात याद रखना, subject to the contract between the partners. अगर पार्टनर्स कह रहे हैं कि रेम्यूनरेशन ले लो तो रेम्यूनरेशन ले लो, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप रेम्यूनरेशन नहीं ले सकते, ठीक है, फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, आपको प्रॉफिट शेयरिंग ही मिलेगी। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर आप उसके हिसाब से करोगे। Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of the profits. मतलब प्रॉफिट्स होंगे तो जो आपने कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले जाओ। याद होगा आपको, कैपिटल आप रखते थे पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आप कमाते थे। एनी डाउट एनीवन? ड्राइंग के ऊपर पार्टनरशिप इंटरेस्ट लेती है और कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देती है। A partner making for the purpose of the business and payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. याद आया कुछ ये रेट? कुशदीप? Kushdeep is not listening. ज्योति? Yes, sir. याद आया कुछ 6% पर एनम का रेट? सर ये तो याद थोड़ा थोड़ा है। अभी थोड़ा थोड़ा याद है, ये तो अभी पढ़ के आए हो 1 महीने पहले। हाँ जी सर सर 12 याद के है। पार्टनरशिप डीड में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो 6% ही होगा। यस, अगर आपका अगर रेट उसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो। यस, अगर आपका रेट दिया हुआ है तो आपका वो माना जाता है कि वो वाला रेट, अगर आपका रेट नहीं लिखा हुआ है तो आप रिज्यूम करते हो कि 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ड्राइंग्स के ऊपर कितना था अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो? 6.5। ड्राइंग्स के ऊपर भी तो एक रेट हुआ करता था ना, जो हम प्रिज्यूम करते थे अगर कुछ भी नहीं लिखा। ड्राइंग्स के ऊपर 6% ही था सर। दोनों पे 6 था ना? हाँ जी सर। देख लो सर, मैंने 11 साल पहले पास किया 12th, मुझे अभी भी याद है, आप लोग भूल जा रहे हैं। आप लोग लॉ कैसे याद रखोगे अगर अभी से भूल जाओगे 6% का रेट? इंटरनेट इशू आ रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ज्योति याद रखो, अभी आपको 1 महीना हुआ 12th पास किए हुए। ओके सर। ठीक है, मेरे को 11 साल पहले का भी याद है कि 6% हुआ करता था ड्राइंग्स पे और 6% हुआ करता था आपके कैपिटल में अगर कुछ भी रेट नहीं लिखा हुआ है तो। और कुछ इस तरीके से बनते थे ना आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स, बीच में से यहाँ पे ए होता था, बी और सी, यहाँ पे भी ए बी और सी, जितनी भी चीजें लेंगे यहाँ से जाएंगी, जितनी भी चीजें पार्टनरशिप को देंगे वो यहाँ से, सॉरी पार्टनरशिप को जितनी चीजें यहाँ देंगे यहाँ पे आएंगी। ये डेबिट होता था आपका, ये क्रेडिट होता था, या बाय या टू, ऐसे कुछ बनता था ना, या मैं गलत बता रहा हूँ? सर सही बता रहे हो। शुक्र है सर, याद तो है मैं भी ये चीज, क्योंकि देखो हमारी जनरल लाइफ में ये चीज यूज नहीं होती है, हमारी जनरल लाइफ में यूज होती है। आप लोगों ने IFRS पढ़े होंगे अभी थोड़े थोड़े, या इंड AS इसको कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS 112, इंड AS 113, जो थ्योरेटिकली आप पढ़ रहे हो। सुमित सर बता रहे हैं इंड AS? सर अभी वो शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, 12th में एक थ्योरेटिकल पार्ट था ना कुछ एक इंड AS का, IAS 112, IAS 101, IAS 115, यार 12th में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही था आपके। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही था, INDES 11th में था। हाँ तो 11th में सिर्फ थ्योरेटिकल दिया होगा आपको, तो उसके अंदर सर ये है ना, आज के टाइम अगर मैं आपको रियलिटी ऑफ द लाइफ बताऊं जो कि हम लोग जो करते हैं, उसके अंदर सर ये है कि अगर आप इंडियन कंपनी के अंदर हैं, ठीक है, जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी और जो लाला कंपनीज को हम लोग मोटा मोटी कहते हैं, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश और इंडिया के हिसाब से उसके अकाउंट्स बनते हैं,
वहां पे यूज हो रहे हैं आजकल आपके इंड एस, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट अगर आप ग्लोबल लेवल के अकाउंट्स में अगर आप बात करते हैं, इसमें हम लोग काम करते हैं जो ग्लोबली अकाउंट्स बनते हैं, उसमें यूज होता है IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंड एस और जो IFRS है, दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कार्विंग्स एंड कार्व आउट्स है। मतलब इन्होंने IFRS ही उठाए हैं और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट और ट्वीक किया है अपने इंडिया के हिसाब से मैच कराने के लिए। जब आप यहाँ से जब आप पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, वंस यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तब अगर आप ग्लोबली काम करेंगे तो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। अगर आप इंडिया वाली कंपनी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप इंड AS के ऊपर काम करेंगे, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पार्टनरशिप और ये रेम्यूनरेशन, ये बहुत कम चांसेस है कि आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, लाइक नेक्स्ट टू नन। अगर आप अपनी फर्म ओपन कर लेते हैं तब तो एक अलग चीज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तब भी नहीं करेंगे, ठीक है, तब भी आपके पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो बने होंगे वो बने होंगे। आपके पास हो सकता है आप जाके ऑडिट करें उसमें, या हो सकता है आप किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही ले लें कि हम ठीक है हम आपके लिए अकाउंट्स बना देते हैं, किसी फर्म का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तब उस केसेस के अंदर आप ऐसे यूज करेंगे। बट अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे, प्रॉपर कॉर्पोरेट लाइफ में, तब आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। ओके सर। किसी को और कुछ पूछना है, मतलब कि रियलिटी ऑफ द लाइफ में कैसे चीजें होती हैं और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या अकाउंट्स बनते हैं क्या नहीं बनते हैं? नहीं पूछना है, ये बात की बात है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 13 सर, राइट टू रेम्यूनरेशन, वही सबको जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह देता तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ स्पेसिफिकली लिखा है तब आपको सैलरी मिलेगी। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, पार्टनर्स आपके प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो, अगर लिखा हुआ है तो उस रेशियो के अंदर वो शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है तो उतना, नहीं लिखा तो 6%। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है तो उतना, नहीं तो 6%, ठीक है। अगर नहीं है तो 6% पर एनम, यहाँ पे भी अगर नहीं है तो 6%। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि फर्म की बनती है, ड्यू होती है उस पार्टनर के लिए। बट अगर ऐसी कोई अगर नहीं होती है तो वो नहीं करेगा, अगर होती है तो वो पार्टनरशिप फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी। राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म, दैट इज अगर कोई ऐसा पार्टनर कोई ऐसा कंडक्ट करता है, कोई एक्शन अगर वो लेता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ है, तो फिर वो वाला पार्टनर या फिर वो वाले सभी पार्टनर्स आपके इंडेमनिफाई करेंगे फर्म को। एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़े। आगे अगर बढ़ के अगर बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interest in property original brought into the stock of the firm or acquired or purchased or otherwise by or for the firm or for the purposes and in the ordinary course of the firm, and includes also the goodwill of the business। मतलब वो सारी चीजें, वो सारे प्रॉपर्टीज एंड राइट्स, वो सारे इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टीज ओरिजिनली जो आप जब आप लेके आए थे, स्टॉक जो आप लेके आए थे, परचेज आपने किसी और तरीके से की है, या फिर कोई भी वो चीज जो कि आप जब पार्टनरशिप आप बना रहे थे उस टाइम पे आप वो सारी चीजें जब लेके आए थे, वो सारी की सारी आपकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। एंड उसके अंदर आपकी गुडविल ऑफ द बिजनेस भी इंक्लूड की जाती है, अगर आप कहीं से कोई गुडविल खरीद के लाते हैं तो। Unless the contrary intention appears, the property and rights and interest in property acquired with the money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं लग रहा है या ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये वाली प्रॉपर्टी फर्म की नहीं होगी, तब तक वो फर्म की ही होगी अगर वो फर्म के पैसे से यूज की जाती है या फिर वो ली जाती है। किसी को कोई भी डाउट? ये सारा इसका सिर्फ ये हिंदी अनुवाद है, इसका सिंपल लैंग्वेज अनुवाद है, ये वाला सारा इसका, वो आप पढ़ लेना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझना कि मैं आपको प्रॉपर्ली इसमें रुक के समझाऊं। गुडविल मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे कि अगर आप किसी फर्म के अगर कोई रिस्पेक्ट या फिर उसकी रेपुटेशन अगर खरीद के लाते हैं तो वो आपकी गुडविल मानी जाती है। Property of a partner, if the property is exclusively belonging to a person, it does not become a property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become
property of the partnership if there is an agreement. Application of the property of the firm. Subject to the contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of the business. मतलब जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए यूज होगी, फर्म की जो प्रॉपर्टी नहीं है फर्म के बाहर वो यूज नहीं हो सकती unless and otherwise agreed between the partners. किसी को कोई भी डाउट बताओ. Personal profit earned by the partners. If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay to the firm. Basically, अगर ऐसा कुछ भी कमाते हो जो कि फर्म से रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन एनी वे, अगर वो फर्म से रिलेटेड है तो उस केस के अंदर आप वो वाला जो पैसा है वो फर्म को ही देंगे. ठीक है, आप अपने पास नहीं रख सकते वाले पैसे को, उस प्रॉफिट को. If a partner carries on business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all the profits made by him in that business. तो मतलब अगर वो फर्म पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए भी अगर ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट आया है, तब भी वो कंपीटिंग नेचर में आके अगर ऐसा कुछ भी करता है तब भी वो सारा पैसा पार्टनरशिप फर्म में देगा, अपने पास नहीं रख सकता. अगला पॉइंट है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ए चेंज इन द फर्म. जैसे कि अगर आप कोई नया पार्टनर एंटर कराओगे, कोई पुराना पार्टनर अगर आपका चला जाएगा, किसी की अगर डेथ हो जाएगी, ठीक है, अगर आप कुछ चेंज करते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हो, लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हो, तो उसके बाद क्या इंप्लीकेशंस होंगी, सेक्शन 17 आपको बताता है. According to section 17, subject to the contract between the parties after a change in the firm, where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be. जैसे कि अगर आप नया पार्टनर एंटर अगर आप करोगे तो ए और बी की, अगर सी आप एंटर कर रहे हो ए और बी के बाद में, तो ए और बी की जो राइट्स थे और जो ड्यूटीज थी उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अंदर सेम रहेंगी जो कि उनकी पहले हुआ करती थी, वो चेंज नहीं होगी. After the expiry of the term of the firm, where a firm constituted for a fixed term continues to carry on the business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before expiry, so far as they may be consistent with the incidents of the partnership agreement. Same to same चीजें. जहाँ पे आप एडिशनल अंडरटेकिंग्स अगर आप लेते हो, where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings are the same as those in the respect of original adventures or undertakings. ठीक है, मतलब सेम अगर कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप एडिशनली और ऐसा कुछ भी करते हो तब भी वो सेम ही माना जाएगा. किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज. यहाँ पे ये सिंपल चीज ये है कि पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, दैट इज कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो सारे एक दूसरे के भी एजेंट माने जाएंगे और वो फर्म के भी एजेंट माने जाएंगे. ठीक है, यू मे रिकॉल दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सेम चीज जो आप ऊपर पढ़ के आए थे. सेकेंड पॉइंट है implied authority of partner as agent of the firm. Subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. मतलब बेसिकली कोई भी अगर पार्टनर उसके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो एजेंट एज फर्म का एजेंट टू एक्ट एज एन एजेंट टू एक्ट कर सकता है. ठीक है, तो वो उसको एक्ट से ही पावर मिलती है. The authority of a partner to bind the firm confirmed by this section is called his implied authority. याद रखना है implied authority क्या होता है. Submit a dispute relating to the business. ये उसको in the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner
does not empower him to submit dispute submit नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कोई पोर्शन टू बी ऑफ ए क्लेम बाय द फर्म, कोई सूट विड्रॉ नहीं कर सकता, कोई लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये वाली चीजें इम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती हैं। वो सारी चीजें होंगी जब सारे के सारे पार्टनर्स आपके उस एग्रीमेंट में आ जाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता जो फर्म को है, फर्म के पास है, और कोई पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, ये सारा कुछ हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, ये आपका सेल्फ रीड है, ये आप खुद से पढ़ लेना। सेक्शन 22.6 फिर कल से पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास से उठाएंगे इसको। Extension and restriction of partners implied authority. The partners in a firm may by contract between the parties extend भी कर सकते हैं और restrict भी कर सकते हैं implied authority of any partners। ठीक है, मेजोरिटी अगर आपकी है तो मेजोरिटी अगर ये बोलते हैं कि इनकी राइट्स और इनकी अथॉरिटीज को एक्सटेंड कर दो तो एक्सटेंड हो जाएंगी, कि मेजोरिटी कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर दो तो वो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। Notwithstanding any restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that to be a partner। मतलब जब तक उसकी रिस्ट्रिक्शंस आपने कर्व कर दी तब तक वो मानी जाएंगी। अगर किसी बंदे को नहीं पता कि इसकी रिस्ट्रिक्शंस कर्व हैं तो उसको फिर अगर उसको कुछ ऐसा नुकसान होता है देन द पार्टनर जो कि ऐसा कर रहा था जानते हुए भी वो डैमेजेस भरेगा टू द फर्म एंड टू द पर्सन। पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। A partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person in ordinary prudence। सिंपल चीज है कि इमरजेंसी में आप वो सारे काम करेंगे जो कि आप एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर करते, वो सारे काम अगर आपके होंगे तो मतलब कुछ अगर अच्छी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको सारे काम करने होंगे जो कि आप एक नॉर्मल विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आप करते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल खुद को पार्टनर मानते हैं। इसके बाद ज्यादा हो जाएगा आज, मैं ये वाला नेक्स्ट क्लास से उठाते हैं, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय पार्टनर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और ये वाली क्लास मैं आपके उस पे ऐप पे और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।